अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द क्रैश कोर्स ऑफ मैथ्स फॉर बीएससी। मैथ्स में हर इक्वेशन का कोई ना कोई फिजिकल मतलब होता है। किसी भी इक्वेशंस में मौजूद नंबर्स किसी खास चीज़ को जाहिर कर रहे होते हैं। एक्चुअली दे आर टेलिंग समथिंग विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अगर आपको इनका मतलब समझ नहीं आता एंड यू आर हैविंग अ हार्ड टाइम पासिंग योर मैथ सब्जेक्ट, तो आप इसे इस तरह से समझें। अगर आप कोई स्पोर्ट्स या वीडियो गेम खेलते हैं तो उसमें एक सर्टेन रूल्स होते हैं, उन्हें फॉलो करना होता है, तभी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर आप वो नहीं करेंगे तो शायद आप फॉल भी कर बैठें और शायद पॉइंट्स गंवा भी बैठें। इसी तरह मैथ्स के भी रूल होते हैं, आप उन रूल्स को फॉलो करें और उसे एक गेम समझें एंड इंशाल्लाह यू विल हैव फन। जिस तरह हम फंक्शंस की बात कर चुके हैं, लेट्स से y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, सो वी कैन राइट y इज इक्वल टू f ऑफ x। और उस फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू क्या है, क्योंकि वो x का फंक्शन है तो उसमें वेरिएबल x यूज होगा। सो वी कैन राइट y इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इस फंक्शन। इन आवर केस इट इज x स्क्वायर प्लस 3x। सो इस एग्जांपल में y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं x की वैल्यूज चेंज कर दूं तो y खुद ब खुद चेंज होता रहेगा। तो इट मींस x चेंज करने से y चेंज हो रहा है, y की वैल्यूज x पर डिपेंडेंट है। जैसे कि अगर आप सर्कुलर शेप का एरिया लें विच इज पाई आर स्क्वेयर, सो यू कैन से एरिया ऑफ सर्कल इज फंक्शन ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल। इस फॉर्मूला में मैं रेडियस की वैल्यू बढ़ा दूं तो ऑब्वियसली एरिया भी बढ़ता रहेगा, इसलिए एरिया डिपेंडेंट है और रेडियस इंडिपेंडेंट है। अगर आप इस y फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें तो इसमें ये डिपेंडेंट होगा और x इंडिपेंडेंट होगा, और डेरिवेटिव हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट ही लिया जाता है। चलें शुरू करते हैं एक एग्जांपल के साथ। हमारे पास ये एक फंक्शन है और इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। इस पूरे फंक्शन में 3 टर्म्स हैं। अभी फोकस करें सिर्फ पहली पर विच इज़ 5x क्यूब। अगर 5x क्यूब का हम डेरिवेटिव लेंगे, 5 यहाँ पे एक वेरिएबल के साथ आ रहा है जो कि x क्यूब की सूरत में है, तो 5 यहाँ पे कोएफिशिएंट है, तो जब भी डेरिवेटिव लेंगे कोएफिशिएंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कोएफिशिएंट वैसा का वैसा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर x क्यूब है तो x की पावर 3 है, वो शुरू में आ जाएगी कोएफिशिएंट के साथ। तो हमने लिख लिया 3 और बाद में कोएफिशिएंट वाला 5। उसके बाद हमने क्या किया, वेरिएबल की पावर में से एक माइनस कर दिया, तो 3 माइनस 1 लिख दिया। और बाद में जो वेरिएबल था जो कि हमारे केस में x है, उसका अकेला डेरिवेटिव ले लिया। तो अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, x की पावर 3 माइनस 1 विच कम्स 2, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं, इस फंक्शन में 3 टर्म्स हैं और हम डेरिवेटिव हर टर्म के साथ लगा देते हैं। पहली टर्म का डेरिवेटिव हम मालूम कर चुके हैं, हम उसकी वैल्यू लिख देते हैं। उसके बाद एक टर्म आती है विच इज़ 3x। 3 कोफिशिएंट है तो 3 वैसे का वैसा आ जाएगा। और हमने अभी देखा कि x की पावर 1 है, जब हम उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ये आता है 1 और आखिर में आता है 10। तो 10 एक कांस्टेंट नंबर है जो कि वेरिएबल नहीं है, जो चेंज नहीं हो रहा, और उसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो जब ऐसे किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लिया जाएगा तो वो 0 बन जाएगा। तो इस हल की एग्जाम्पल में ये ग्रीन वाले शो कर रहे हैं आपकी 3 टर्म्स को जो कि आपस में जुड़ी हुई हैं प्लस के साइन के साथ। उसके बाद येलो को देखा जाए तो वो आपकी पावर्स हैं, जैसे x क्यूब भी है और x की पावर 1 भी है। उसके बाद ये जो पिंक कलर में है ये आपके कोफिशिएंट हैं, और आखिर में जो पर्पल कलर के साथ लिखा हुआ है वो एक कांस्टेंट है। तो इस छोटी सी एग्जाम्पल में आपने देखा हमने कोफिशिएंट को किस तरह डील करना है, हमने पावर्स को किस तरह डील करना है, और साथ में कांस्टेंट को किस तरह डील करेंगे जब हम डेरिवेटिव ले रहे होंगे। ये एक ओवरऑल एग्जांपल थी। अब हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करके देखते हैं छोटे फंक्शंस के साथ। अगर आपको एक फंक्शन दिया जाए विच इज़ x की पावर 8 और आप इसका डेरिवेटिव लें, तो जैसे कि हमने पहले ही कहा कि जो पावर होगी वो कोएफिशिएंट के तौर पे आ जाएगी। तो 8 हम उस तरह लिख लेंगे, और जब x की पावर 8 में से हम 1 माइनस करेंगे तो ये 7 बन जाएगी, और आखिर में हम x का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा 1। अगला फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स रेज 1/2। तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो उसी तरह जो आपकी पावर है वो एज अ कोफिशिएंट बन जाएगा, और आपके x की पावर में से 1 माइनस होगा, और जब दोबारा x का डेरिवेटिव लिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 आएगा। तो सिंप्लीफाई करने से आया
1/2 एक्स की पावर -1/2। अब ये -1/2 जो एक्स की पावर है, अगर आप इसे फ्रैक्शन के नीचे ले आएंगे तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, और एक्स की पावर 1/2 को आप रूट की सूरत में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आता है y इज इक्वल टू एक्स की पावर -3। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो जो x की पावर है वो कोफिशेंट में आ जाएगी विच इज़ -3। उसके बाद x की पावर में से एक माइनस कर देंगे तो बनेगी x की पावर -3 -1, और जब दोबारा से x का डेरिवेटिव लिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, वो आ जाएगा 1। तो अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 आ गया और x की पावर बन गई -4। -4 की पावर को हम अगर फ्रैक्शन के नीचे ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन सकता है -3 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4। अगला फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स। अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा? हम ये पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं उसे डायसेक्ट कर देता हूँ। पहले हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल होता है उसकी पावर आ जाती है कोफिशिएंट के साथ। तो अगर x की पावर 1 है तो वो आ जाएगी कोफिशिएंट में, तो 1 आ गया। उसके आगे x की पावर जो भी पावर थी उसमें से एक माइनस कर देंगे, तो x की पावर 1 थी और जब उसमें से एक माइनस करेंगे तो x की पावर हो जाएगी 0, तो वो बनेगा 1, ये लिख दिया। उसके बाद हम क्या करते थे, अपने वेरिएबल की पावर 1 रख के दोबारा से डेरिवेटिव लेते थे, तो उस केस में दोबारा से 1 आ जाएगा। इस तरह से x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा। तो अब नया फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर -1/3। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे उसी तरह पावर पहले कोफिशिएंट में ले आ जाएगी -1/3, देन वेरिएबल की पावर में से एक माइनस कर देंगे और उसके बाद सिर्फ x का दोबारा से डेरिवेटिव ले लेंगे जो कि 1 आ जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, -1/3 कोफिशिएंट में आ गया और x की पावर को सॉल्व करेंगे तो वो आएगा -4/3। अब चूंकि x की पावर में माइनस आ रहा है तो आप इसे फ्रैक्शन के नीचे ला सकते हैं, तो अब ये टोटल इस तरह बन सकता है -1/3 एक्स की पावर 4/3। अब अगला फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 7। अब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो 7 कोफिशिएंट में आ गया और x की पावर 7 में से एक माइनस करेंगे तो वो बच जाएगा x रेज 6, और उसके बाद जब अकेले x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। उसके बाद है y इज इक्वल टू 5x। अब चूंकि कोफिशिएंट साथ में आ गया है तो कोफिशिएंट को हम अलग से लिख लेंगे और वेरिएबल का ले लेंगे डेरिवेटिव, और चूंकि वेरिएबल में सिर्फ अकेला x है जिसकी पावर 1 है तो उसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। द नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू x/3। तो हम इस फंक्शन को इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1/3 कोफिशिएंट है और साथ में x वेरिएबल है, तो इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो 1/3 अलग से आ जाएगा और x का जब डेरिवेटिव लिया जाएगा तो वो 1 बन जाएगा। अब जो आगे सवाल हम करने लगे हैं उन सब में कोफिशिएंट है, तो वेरिएबल के साथ जब फंक्शन में कोफिशिएंट होगा, दो के हम जानते हैं तो प्रैक्टिस के तौर पे इसे दोबारा से कर लेते हैं। तो पहला फंक्शन है y इज इक्वल टू 0.06x। अब जितना भी नंबर है ये कांस्टेंट जो x वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसका कोफिशिएंट गिना जाएगा, बेशक कि वो जितना छोटा है जितना बड़ा है। तो हमने कोफिशिएंट एक साइड पे किया और एक्चुअल वेरिएबल का हमने लिया डेरिवेटिव। अब एक्चुअल जो वेरिएबल था उसकी x की पावर 1 थी, तो x की पावर 1 का जब डेरिवेटिव लिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x तो वो दोबारा से 1 आ जाएगा। देन द नेक्स्ट फंक्शन इज y इज इक्वल टू 1/4 x रेज टू 5। जब इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा 1/4 एज अ कोफिशिएंट है वो पहले आ जाएगा, देन x की पावर 5 है, 5 पहले आ जाएगा एज अ कोफिशिएंट के तौर पर, और बाद में x की पावर में से एक माइनस किया जाएगा तो वो बन जाएगा x की पावर 4, और बाद में अकेले x का डेरिवेटिव लिया जाएगा तो वो 1 आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा जवाब आएगा। अगला फंक्शन है y इज इक्वल टू 15 x रेज टू 4। जब फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो 15 एज अ कोफिशिएंट साथ पे आ जाएगा, x की पावर है 4, वो कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगी और बाद में हम एक माइनस करेंगे उसकी पावर में से तो वो बन जाएगी x की पावर 3। दोबारा से सिर्फ सिंगल x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 बन जाएगा। सिमिलरली यू कैन सी द अदर एग्जाम्पल्स। अगर आपको यहाँ पे कोई मसला नजर आता है तो यू कैन कमेंट एंड आस्क क्वेश्चंस। अब जो हम एग्जाम्पल्स करने लगे हैं उन्हें मैं थोड़ा सी इंपॉर्टेंस ज़्यादा दूंगा। उसकी वजह यह है कि इसमें कांस्टेंट की बजाय अल्फ़ाबेट्स यूज हुए हैं। सो द नेक्स्ट फंक्शन इज y इज इक्वल टू a/b x रेज टू 6। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो a और b, याद रखिए विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो a और b कांस्टेंट समझे जाएंगे और उन्हें हम साइड पे कर लेंगे। उसके बाद x की पावर 6 थी तो 6 मल्टीप्लाई होगा कोफिशिएंट्स के साथ, आगे हम x की पावर में से एक माइनस कर देंगे तो वो बन जाएगी x की पावर 5, और बाद में अकेले x का डेरिवेटिव लेंगे जो कि आएगा a,
और सिंप्लीफाई करने पे ये हमारे पास आंसर आएगा। अगला फंक्शन है y इज इक्वल टू a इंटू एक्स रेज टू p। डेरिवेटिव जब लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो a कंसिडर किया जाएगा एज अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है x का, उसे हम साइड पे निकाल लेंगे a, और बाद में उसकी जो x की पावर है वो मल्टीप्लाई होगी आपके कोफिशिएंट के साथ जो कि p है, और उसके बाद आपकी जो x की पावर थी उसमें से एक माइनस करेंगे जो कि बन जाएगा x p माइनस 1, और साथ में जब अकेले x का हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा 1। तो ये रही आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म। उसके बाद आता है y इज इक्वल टू 2x b प्लस 1 का फंक्शन। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो दो जो कि कोफिशिएंट है तो वो बाहर आ जाएगा। उसके बाद आपकी जो पावर होती है वो आपकी कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो इस केस में ये पावर है 2b प्लस 1। देन आपकी जो x की पावर थी उसमें से एक माइनस करेंगे आप, तो 2b प्लस 1 में से एक माइनस कर दिया हमने, और उसके बाद अकेले x का डेरिवेटिव लिया जो कि आ गया a। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये फॉर्म सामने आई। इसी तरह अगला सवाल है 4 पाई एक्स स्क्वेयर। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ क्या हुआ है। अगर फिर भी कोई एम्बिग्युइटी है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब हम अकेले वेरिएबल की पावर से डील कर चुके हैं, वेरिएबल की पावर और उसके साथ कोफिशिएंट से भी डील कर चुके हैं। अब हम आते हैं मुख्तलिफ टर्म्स पर जिसमें वो टर्म्स आपस में प्लस माइनस के रिलेशन के साथ होंगी। तो पहला फंक्शन आता है y इज इक्वल टू 6x प्लस 4। हमने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो 6 एज अ कोफिशिएंट बाहर आ गया, x अकेला था तो अकेले x का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा। अगली टर्म में था सिर्फ कांस्टेंट 4, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ऐसा कांस्टेंट डेरिवेटिव लेने की सूरत में 0 बन जाता है। अगला फंक्शन है y इज इक्वल टू 0.54x माइनस 6। तो कोफिशिएंट को साथ में हमने निकाल लिया, x की पावर बाहर निकाली जो कि मल्टीप्लाई हो रही है कोफिशिएंट के साथ। उसके बाद x की पावर में से एक माइनस कर दिया, वो बन जाएगी x की पावर 0, और किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है वो उसका मतलब होता है 1। और उसके बाद जब अकेले x का डेरिवेटिव लिया तो वो भी 1 आ जाएगा, और बाद में माइनस, माइनस के बाद आता है 6, और उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, वो अकेला कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 बन जाएगा। अगले सवाल में दोबारा से अल्फ़ाबेट्स यूज हुए हैं, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे पी एक्स वेरिएबल के साथ है तो वो एज अ कोफिशिएंट है तो उसे हम साइड पे निकाल लेंगे, और बाद में x की पावर मल्टीप्लाई करेंगे p के साथ जो कि 1 है, और उसके बाद जब अकेले x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 ही बन जाएगा। देन प्लस का साइन आया, और उसके बाद q का जब डेरिवेटिव लेंगे तो q अकेला कांस्टेंट है, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। अगला सवाल एक अच्छा सवाल है जिसमें फंक्शन है s इज इक्वल टू 1/2 at स्क्वेयर, और वो कहता है फाइंड ds बाई डी टी वेन a इज इक्वल टू 20। उसने हमें a की वैल्यू दी है और उसने हमें कहा है कि ये इस s फंक्शन का डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू t। तो सबसे पहले हमने s के फंक्शन में a की वैल्यू लगा दी विच इज 20, उसके बाद उसे सिंप्लीफाई किया और फिर डेरिवेटिव लिया। अब सिंप्लीफाइड फॉर्म है s इज इक्वल टू 10t स्क्वेयर। जब डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू t तो 10 एज अ कांस्टेंट कोफिशिएंट बाहर की तरफ आ गया, और t की पावर उससे मल्टीप्लाई हुई विच इज़ 2, और उसके बाद जब t की पावर में से हमने एक माइनस किया तो वो बचा t, और उसके बाद अकेले जब t का डेरिवेटिव लिया दैट कम्स 1, और सिंप्लीफाई करने की सूरत में ये आया 20t। अगला सवाल है इफ a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर फाइंड डी ए बाई डी आर। इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू r। तो पाई एक कांस्टेंट है, पाई को हम साइड पे निकाल लेंगे एज अ कोफिशिएंट। उसके बाद r की पावर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई होगा पाई के साथ, उसके बाद r की पावर में से एक माइनस होगा तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और उसके बाद जब अकेले r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r लेंगे तो वो आएगा 1। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म बची, डेरिवेटिव लेने से पहले जो हमारे पास फंक्शन था वो था एरिया ऑफ सर्कल, जब डेरिवेटिव ले लिया हमने तो वो बन गया सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ये फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आई वॉज जस्ट एक्सप्लेनिंग द ब्यूटी ऑफ मैथ्स। अगला सवाल कहता है इफ v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब फाइंड डी वी ओवर डी आर। 4/3 कोएफिशिएंट है तो वो बाहर निकाल लिया जाएगा, और साथ में पाई भी। उसके बाद r की पावर 3 है जो कि मल्टीप्लाई होगी इस सब कोएफिशिएंट के साथ, और फिर r की पावर में से एक माइनस किया जाएगा तो वो बनेगा r स्क्वेयर, और उसके बाद अकेले r का डेरिवेटिव लिया जाएगा तो वो आएगा 1। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म बनी 4 पाई आर स्क्वेयर।
अगला सवाल कहता है इफ p इज इक्वल टू 20/v², तो फाइंड करना है हमने dp/dv। इस p के फंक्शन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 20 इंटू वी की पावर -2। तो जब डेरिवेटिव लेंगे 20 एज अ कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई होगा कोफिशिएंट के साथ, और फिर v की पावर में एक जब माइनस किया जाएगा तो वो आ जाएगा v की पावर -3। तो जब अकेले v का डेरिवेटिव लिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू v तो वो आ जाएगा 1। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म्स बनी आपकी ये। आप किसी भी तरीके में लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक कन्फ्यूजन दूर कर दूँ, ये हैं दो फंक्शंस जो दिखने में शायद एक जैसे हों, पर ये एक जैसे नहीं है, इनमें फ़र्क है। आपको ये फ़र्क पता होना चाहिए। y इज इक्वल टू 6/5 पहला फंक्शन ये है, और दूसरा फंक्शन है y इज इक्वल टू 6/5 अब आप देख चुके होंगे कि ये अंडर रूट के हेड के ऊपर 5 है और ये अंडर रूट के हेड से बाहर 5 है। जब अकेला ऐसा अंडर रूट होगा तो इसका मतलब होगा अंदर वाली चीज़ की पावर 1/2। अगर इस तरह 3 अंडर रूट के हेड के ऊपर आ रहा हो तो इसका मतलब होता है अंदर गिवन चीज़ की पावर 1/3, और अंडर रूट के हेड के ऊपर 5 लिखा हो तो ये बनेगा 5th रूट ऑफ x, जो कि बनेगा x की पावर 1/5। और अगर इन दो गिवन फंक्शन को सॉल्व किया जाए तो इनके आंसर भी अलग अलग आएंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आपको इनमें भी कुछ कन्फ्यूजन है तो यू कैन यूज़ कमेंट सेक्शन। सो दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इसमें एक सिंपल फंक्शन लिखा हुआ है, एक थोड़ा सा बड़ा फंक्शन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ। पहले मैं सिंपल फंक्शन सॉल्व करता हूँ और बताता हूँ कि मैं यहाँ क्या पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ। सो dy/dx इज इक्वल टू 3 कोएफिशिएंट था तो 3 बाहर आ गया, x की पावर 4 थी तो वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसके बाद x की पावर में से एक माइनस किया जाएगा तो वो बनेगा x³। उसके बाद अकेले x का डेरिवेटिव लेंगे। याद रखिए ये हम पूरी वीडियो के दौरान करते आए हैं। तो जब अकेले x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया जाएगा तो वो 1 आता है। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म बनी ये। लेकिन जैसे ही हम अगले फंक्शन की तरफ देखें तो वो है y इज इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 5 होल क्यूब। अब जब इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा, अब इस फंक्शन में कोएफिशिएंट नहीं है तो 3 जो उसकी पावर है वो कोएफिशिएंट के तौर पे आएगी। उसके बाद हम जो फंक्शन है उसमें उसकी पावर में से एक माइनस कर लेंगे तो जो होल फंक्शन था उसका स्क्वायर बन गया। उसके बाद हम गिवन चीज की पावर 1 के साथ डेरिवेटिव लेते हैं, और यहाँ पे हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। अगर यहाँ पे अकेला x होता तो 1 जवाब आता, लेकिन इस केस में वो 1 नहीं है तो इसे भी हमें दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये वाला पार्ट तो वैसे का वैसा है। आगे देखें, जब डेरिवेटिव लिया जाएगा x² का तो वो बनेगा 2x माइनस आगे जब 3x का डेरिवेटिव लेंगे तो इट वुड कम 3, और आगे 5 कांस्टेंट है तो वो 0 बन जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा जो हम थ्रू आउट वीडियो कहते आए हैं कि अकेले x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 बनेगा। ये मैंने इसलिए निगलेक्ट नहीं किया कि आप अगर इसे निगलेक्ट कर देंगे तो हो सकता है इस तरह के कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में आप इस पार्ट को निगलेक्ट कर जाएं, उससे आपका सवाल गलत हो जाएगा। आई होप दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल। अगर आपको एक दफ़ा लगता है एक दफ़ा वीडियो देखने से आप समझ चुके हैं तो अगली दफ़ा आप वीडियो पॉज करके खुद से सवाल सॉल्व करके देखें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।